हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को। आपको पता है अभी जो हमारी सीरीज चल रही है वो कौन सी चल रही है? उत्तराखंड और यूपी एलटी के टेस्ट की हमारी सीरीज चल रही है। यूपी और उत्तराखंड एलटी के टेस्ट की सीरीज हम कर रहे हैं, तो उसी में हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, इसको आज हम करेंगे। इसमें मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे जो कि आपके हर उस एलटी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे जहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज वॉज पब्लिश्ड इन। ऑप्शन है आपके पास 1964, 1954, 1854 और 1853। इसका जो सही आंसर है 1954, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आपको पता है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज किसके द्वारा लिखी गई थी? विलियम गोल्डिंग के द्वारा लिखी गई थी। कौन सी? लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। ये वही विलियम गोल्डिंग है जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है। अगर मैं बात करूं इनके बर्थ की, तो विलियम गोल्डिंग का जो बर्थ है 1911 से लेकर के 1983 इनका लाइफ स्पैन है। इसको आप याद रखेंगे, विलियम गोल्डिंग की बात हो रही है। कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते हैं? तो आप 20वीं सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज माना जाता है कि इनका फर्स्ट नोवेल था। इसके अलावा इनके दो नोवेल और हैं जो कि काफ़ी थोड़ा बहुत लाइट में रहते हैं, इंपॉर्टेंट माने जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें जो पहला नोवेल आता है वो आता है द स्कॉर्पियन गॉड। द स्कॉर्पियन गॉड ये इनका एक नोवेल है, द स्कॉर्पियन गॉड। इसके साथ साथ एक जो इनका दूसरा है वह है आपका डार्कनेस विजिबल। क्या नाम बताया मैंने? डार्कनेस विजिबल। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं? आपका विलियम गोल्डिंग के नोवेल्स की बात कर रहा हूँ, डार्कनेस विजिबल। तो ये बात हुई फर्स्ट क्वेश्चन की। बढ़ता हूँ अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट रिटन बाय। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, AC ब्रैडली, विलियम विल्सन नाइट, एडवर्ड डाउडन और जॉन डोवर विल्सन। इसका जो सही आंसर है शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट किसने लिखी है? AC ब्रैडली ने लिखी है। किसने लिखी है? AC ब्रैडली ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ पोइटिक डिक्शन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। ऑप्शन है आपके पास थॉमस राइमर, मैथ्यू आर्नोल्ड, थॉमस राइमर और विलियम वर्ड्सवर्थ। तो यहाँ पे ये दो ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे क्योंकि आपको सेम दिख रहे हैं। इसका जो सही आंसर है, पोएटिक डिक्शन की थ्योरी किसने दी है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने दी है। पोएटिक डिक्शन की थ्योरी ये वही थ्योरी है जिसका अपोज किया था किसने? एसटी कॉलेज ने, ठीक है। एसटी कॉलेज को वर्ड्सवर्थ की ये पोएटिक डिक्शन की थ्योरी पसंद नहीं थी, क्योंकि पोएटिक डिक्शन की थ्योरी में वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा था कि जो भी राइटर है या जो भी ऑथर है उसको सिंपल मैन की लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए, उसको डेली यूजेस की लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए, और उस लैंग्वेज को वो भी फिल्ट्रेशन करके, यानी उस लैंग्वेज में से जो भी वो वोकैब निकाल रहा है वो फिल्टर्ड वोकैब का यूज़ उसको अपनी पोएम में करना चाहिए। यानी सिलेक्शन ऑफ वर्ड से मतलब होता है पोएटिक डिक्शन का। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो पोएटिक डिक्शन का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स इन एनी पोइट्री। यानी किसी भी पोइट्री या प्रोज में जो हम सिलेक्शन ऑफ वर्ड करते हैं उसी को हम लोग पोएटिक डिक्शन के नाम से जानते हैं। और ये थ्योरी किसने दी थी? विलियम वर्ड्सवर्थ ने दी थी, ठीक है। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस आपको दिया गया है, ही सेड टू हर हैवंट यू सीन दिस मूवी। ही सेड टू हर हैवंट यू सीन दिस मूवी। अब यहाँ पे आपको कौन सा सेंटेंस सही लग रहा है? वीडियो को पॉज करके आप पहले कमेंट बॉक्स में आंसर दें, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपको लग रहा है कि टीचर्स एम्पायर आपके हज़ारों रुपए कोचिंग्स में जाने से बचा रहा है, या आपको इन वीडियो से कोई भी फ़ायदा हो रहा है, या आपको ये मेहनत अच्छी लग रही है, तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसके साथ साथ आपके शेयर्स का हमें हमेशा इंतजार रहता है। आज की इस वीडियो का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा ओनली 50 लाइक्स का। हमें 50 लाइक्स का एक छोटा सा टारगेट लेके चलते हैं जो कि आपके द्वारा हमें उम्मीद होती है कि पूरा होगा, ठीक है। बढ़ता हूँ अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी हमने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। उम्मीद है आपने इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस देख लिया होगा। तो जो इसका सही आंसर होगा, ऑब्वियसली बात है, आपको औरों में तो आपको इन्वर्टेड कॉमास दिख रहे हैं, और आपको पता है कि जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में किसी डायरेक्ट स्पीच को ट्रांसफ़र करते हैं तो हम उसमें से इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं। तो इस हिसाब से भी एलिमिनेटेड मेथड से इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आप इसको अभी इग्नोर कर सकते हैं, ये टाइपिंग एरर है, ठीक है। ही आस्क्ड हर इफ़ यू सी हैडंट सीन दैट मूवी। ये इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ही इज़ डिसग्रेस डैश द मेंबर ऑफ द फैमिली। यानी उसने अपनी फैमिली के मेंबर्स का अपमान किया, ठीक है, या जिसको हम कहते हैं कि वो अपनी फैमिली के मेंबर के लिए कलंक है, ठीक है। तो जो इसके साथ जो आपका प्रीपोजिशन लगती है, तो डिसग्रेस के साथ एक पर्टिकुलर प्रीपोजिशन आती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टू, ठीक है। तो ही इज़ डिसग्रेस टू द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, इसका सही आंसर होगा। इसको आप ध्यान रखेंगे। कभी कभी आपसे जो आपके इस तरीके की क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, डिसग्रेस के साथ कौन सी प्रीपोजिशन का यूज़ होता है? टू का यूज़ होता है, ठीक है।
बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले फिर से कह रहा हूँ, आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिली है इन एमसीक्यू से, तो आप लाइक करना ना भूलें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा। बढ़ता हूँ अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिगरी अ लिटरेरी टर्म डिराइव फ्रॉम विच वर्ड ऑफ लैटिन। ऑप्शन है आपके पास एलिगोरिया, एलिगुरिया, एलोगोरिया और नन ऑफ दीज। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। एलिगरी जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, और कौन सी लैटिन वर्ड से लिया गया है? एलिगोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7। हु रोट द पोएम एप्सलम एंड एचिटोपल। एप्सलम एंड एचिटोपल पोएम किसने लिखी थी? बेसिक से क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि अक्सर प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं या जिनके पूछे जाने के चांस हैं। तो एप्सलम एंड एचिटोपल पोएम, ऑप्शंस आपको दिया गया है जोनाथन स्विफ्ट, टेड ह्यूग्स, W.H. ऑर्डन या जॉन ड्राइडन। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जॉन ड्राइडन ने एप्सलम एंड एचिटोपल पोएम लिखी थी। जॉन ड्राइडन कौन सी ईस्ट से बिलोंग करते हैं? रेस्टोरेशन ईस्ट से बिलोंग करते हैं। अगर मैं पूछूं जॉन ड्राइडन कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे कि जॉन ड्राइडन कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने सेंचुरी पूछा है, ईस्ट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज? आई वेंट देयर and met her when she was dancing. I went there and met her when she was dancing. आपको बताना है कि ये किस तरीके का सेंटेंस है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिक्स सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस। आपको पता है सिंपल सेंटेंस में हमेशा एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, और इन सभी तरीके के सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज दिया रहता है। प्रिंसिपल क्लॉज वो रहता है जो कि आपका डिपेंडेंट नहीं रहता किसी अदर क्लॉज पे। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मिक्स्ड सेंटेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज और यहाँ पे सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज, हमको कोऑर्डिनेट क्लॉज और सब ऑर्डिनेट क्लॉज दोनों हमको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, इसलिए ये वाला कौन सा सेंटेंस होगा? मिक्स्ड सेंटेंस होगा। ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस में आपको पता ही है कंपाउंड सेंटेंस किससे मिलके बनते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या क्या होती हैं? फैन बॉयज़ वाली। ठीक है। एफ से आता है फॉर, ए से आता है एंड, एन से आता है नॉट, ऐसी बी से आता है बट, ओ से आता है ऑफ या और वाई से आता है आपका येट, और एस से आता है आपका सिंस। तो ये जो आपके वर्ड होते हैं, इनसे जो भी सेंटेंस अगला वाला जुड़ा होता है उसको हम लोग कौन सा क्लॉज बोलेंगे? कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। और जो अदर वर्ड होते हैं, कोई भी आपके WH वर्ड हैं, चाहे वो आपका वेयर हो, वट हो या कोई भी वर्ड हो जिनसे वो जुड़ा रहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। जैसे आपको यहाँ पे व्हेन के बाद सी वॉज सिंगिंग जुड़ा है, तो ये कौन सा क्लॉज हुआ? सबऑर्डिनेट क्लॉज। और यहाँ पे फैन बॉयज़, ठीक है, फैन बॉयज़ का मतलब मैंने आपको बता ही दिया। एफ से फॉर, ई से एंड, एन से नॉर, और बी से बट, ओ से और वाई से यट, और एस से क्या होता है? सिंस। जो भी इन 8 वर्ड से जुड़ा हुआ होगा, जो अगला क्लॉज जो उसका होगा, जैसे एंड से क्या जुड़ा है? मेट हर, ये चीज़ जुड़ी है, तो एंड मेट हर। तो एंड से अगर हमारा मेट हर जुड़ा है तो यही क्या हो जाएगा? आपका कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो जाएगा। और व्हेन से अगर हमारा सी वॉज सिंगिंग जुड़ा है तो ये आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो जाएगा। ये क्लॉज की जानकारी आपको मैं एक अलग से वीडियो में भी दूंगा। फिलहाल इस सेंटेंस का जो सही आंसर है वो है मिक्स्ड सेंटेंस। मिक्स्ड सेंटेंस का मतलब हुआ उसमें आपको कंपाउंड सेंटेंस भी देखने को मिल रहा है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी देखने को मिल रहा है। और सिंपल सेंटेंस में मैंने आपको बताया कोई भी ऐसा सेंटेंस है ही नहीं जिसमें कि प्रिंसिपल क्लॉज ना हो। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विलियम गोल्डिंग वॉज अ डैश नोवेलिस्ट। ऑप्शन है आपके पास अमेरिकन, नॉर्वेजियन, ब्रिटिश या अफ्रीकन। तो विलियम गोल्डिंग एक ब्रिटिश नोवेलिस्ट हैं। बेसिक सा क्वेश्चन था, स्लो बॉल थी, स्लो बॉल में ज़्यादा विकेट गिरते हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। वीडियो को लाइक आप जरूर करें। तो विलियम गोल्डिंग एक कैसे नोवेलिस्ट थे? ब्रिटिश नोवेलिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, कौन सा? द पोएट्स ऑफ द रेन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट नोन एज। यहाँ पे आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज होते हैं। द पोएट्स ऑफ द रेन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट नोन एज। ऑप्शन है आपके पास रोमांटिक पोएट, मेटाफिजिकल पोएट, कैवलियर पोएट्स या वेसेक्स पोएट। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो हमारे चार्ल्स फर्स्ट के शासनकाल के जो पोएट्स थे वो मेनली किस नाम से जाने जाते हैं? कैवलियर पोएट्स के नाम से जाने जाते हैं। वो बात अलग है, कैवलियर पोएट्स को मेटाफिजिकल पोएट का क्या कहा जाता है? भतीजा कहा जाता है, कजिन कहा जाता है। ठीक है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। तो मेटाफिजिकल पोएट्स का कजिन किसको कहते हैं? हम कैवलियर पोएट्स को कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपके चार्ल्स फर्स्ट का जो रीन था, उसका शासनकाल था, उसे हम कैवलियर पोएट्स
उसी शासनकाल में आए थे, इस बात का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन आपका क्लियर जरूर होना चाहिए, इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे, और आप कैसी वीडियो और चाहते हैं। क्या आपको क्वेश्चंस का लेवल सही लग रहा है तो आप वीडियो को शेयर आप जरूर करें किसी दूसरे के साथ, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। आपको पता है आप अपनी तरफ से हमें एक छोटा सा लाइक आप दे सकते हैं। इस बड़े से अंगूठे से छोटे से इस लाइक के अंगूठे को साइन को आपने प्रेस करना है, बस आप इतना ही दे सकते हैं। बाकी पीपीटी एमसीक्यू अप्रोच आपकी इस चैनल से बनी रही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।